रात के अंधेरे में एक ढाबा, और वहां बिकती है एक लस्सी, इतनी मीठी कि जुबान से लिपट जाए और इतनी खतरनाक कि रूह को गला दे। जिसने भी आखिरी घूंट पिया वो कभी लौट कर नहीं आया। मैं कहीं जालंधर के पास था, जब सूरज इतना झुक चुका था कि पूरा क्षितिज पीतल सी धुंध में घुलता जा रहा था। हाईवे गर्मी से चमक रहा था और कार के भीतर की हवा कई घंटों की धूल और डीजल की बदबू से भारी हो गई थी। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था और जो पराठे मैं साथ लाया था वो अब बस एक बासी याद बनकर रह गए थे। ऐसे में जब सड़क के किनारे एक हाथ से लिखा बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था बंसी दा ढाबा, तंदूरी पराठा और लस्सी, मुझे वो बोर्ड किसी मुक्ति से कम नहीं लगा। मोड़ एक छोटी कच्ची सड़क की ओर ले गया जिसके दोनों ओर ऊंची गन्ने की फसलें खड़ी थीं। ये डंठल मेरी कार पर झुके हुए थे, हवा के साथ कोई अजीब भाषा फुसफुसाते हुए। ढाबा खुद वक्त में ठहरा हुआ लगता था। मिट्टी की दीवारें, धुएं से काली पड़ी चिमनी और पीछे कहीं एक जंग लगा हैंडपंप जो खर-खर की आवाज कर रहा था। लेकिन जो चीज सबसे पहले मेरी नजर में आई वो थी काउंटर पर सजे हुए लस्सी के गिलास। एक स्लेट पर लिखा था, पहला गिलास मुफ्त, सिर्फ एक बार। मैं टीन की छत के नीचे बैठा जहां कुछ सुस्त मक्खियां भिनभिना रही थीं और चुपचाप अपना पराठा खत्म किया। लस्सी बिना कहे आ गई, गाढ़ी सफेद, इतनी साफ कि जैसे जिंदा हो। ऊपर मलाई की एक परत जो कांप रही थी। पहला घूंट लेते ही मेरे कंधे ढीले पड़ गए। ये अद्भुत थी, ठंडी, मीठी और उसमें कुछ ऐसा मिट्टी जैसा स्वाद था जिसे मैं पहचान नहीं सका। लेकिन दूसरे घूंट तक आते आते मिठास बहुत ज्यादा हो गई। ऐसा लगा जैसे चीनी की कोई सीमा ही नहीं है, जैसे ये किसी बहुत पुराने और अनंत कुएं से निकाली जा रही हो। फिर भी मैंने खत्म कर दी। मैं हमेशा जो शुरू करता हूँ उसे खत्म जरूर करता हूँ। हाईवे पर वापस लौटते वक्त मिठास मेरी जीभ पर ऐसे बैठ गई जैसे किसी ने मोहर लगा दी हो। मैंने थूक कर देखा, पानी से कुल्ला किया, च्युइंग गम चबाया, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। वो मिठास जैसे जिद्दी हो गई थी, गीली और अटकी हुई, और हर मील के साथ और गाढ़ी होती जा रही थी। तभी मैंने मील का पत्थर देखा, अमृतसर 89 किलोमीटर। 10 मिनट बाद मैंने फिर से मील का पत्थर देखा जिस पर लिखा था अमृतसर 89 किलोमीटर। एक और मोड़, एक और सीधी सड़क, फिर वही लिखा था अमृतसर 89 किलोमीटर। मैंने आंखें मली, शायद मैं थक गया था। मैंने ओडोमीटर चेक किया, वहां भी नंबर नहीं बदल रहे थे। फिर मेरे कानों में एक झटका सा महसूस हुआ, जैसे मैं ऊंचाई पर जा रहा हूँ। एसी खड़खड़ाया, फिर कराहने लगा और फिर उसमें से कुछ नरम सा निकलकर मेरी गोद में गिरा। मैंने गाड़ी रोकी। वेंट्स के अंदर सूखे गन्ने के रेशे थे, कुचले हुए, मरे हुए सांप की खाल की तरह लिपटे हुए। आज पूरे दिन मैंने एक भी गन्ने की ट्रॉली नहीं देखी थी। गाड़ी के बाहर गन्ने की फसल हिली, लेकिन हवा से नहीं, बल्कि जैसे उसके अंदर कुछ भारी चीज रेंग रही हो, घसीटते हुए। मैंने देखने की हिम्मत नहीं की, मैं बस चल पड़ा। लेकिन मिठास अब भी मेरे मुंह में थी, बल्कि अब तो वो मेरे गले के नीचे उतरने लगी थी, गाढ़ी और गरम, जैसे कोई शहद हो जो मेरा नाम जानता हो। सड़क नहीं बदली, यही सबसे पहले मैंने महसूस किया। चाहे मैं जितना भी आगे बढ़ता रहा, कुछ नहीं बदल रहा था। वही मील का पत्थर मेरी तरफ एक क्रूर मजाक की तरह झपकता रहा, जिस पे लिखा था अमृतसर
89 किलोमीटर। हर गांव ऐसा लगता जैसे कोई पुरानी धुंधली तस्वीर हो, जिसमें रंग फीके पड़ चुके हों और जिसे आधा ही याद किया जा सके। पेड़ सड़क के बहुत पास झुक आए थे। उनकी मुड़ी तुड़ी टहनियां आसमान में जैसे कोई अदृश्य अक्षर कुरेद रही थीं। आसमान खुद भारी होता जा रहा था, गाढ़ा उबलता हुआ सा। न बारिश थी न राहत, बस एक अनजानी धमकी से लदा हुआ। मेरी हेडलाइट्स गन्ने के खेतों को चीरती हुई 2 फीकी किरणें छोड़ रही थीं, जो अब कार की खिड़कियों से ऐसे चिपके हुए थे जैसे जीती जागती दीवारें हों। उन डंठलों की हरकत अब स्वाभाविक नहीं लग रही थी। वो झुक रहे थे, नरमी से टूट रहे थे, जैसे उनके बीच कुछ चल रहा हो और मुझे देख रहा हो। कार के भीतर की गंध अब अजीब हो गई थी। पहले जो मीठी थी अब खट्टी और बोझिल हो चुकी थी, जैसे दूध धूप में सड़ गया हो। मेरा गला कसने लगा। मैंने पानी की बोतल उठाई, लेकिन वो मेरी उंगलियों से फिसलकर डैशबोर्ड से टकराकर गिर गई। पारदर्शी तरल मेरी गोद में गिरा, लेकिन वो पानी नहीं था। वह कुछ गाढ़ा सफेद चिपचिपा सा था। मैंने उसे पोंछा, लेकिन गंध अब और भी तेज हो चुकी थी, जैसे शक्कर के नीचे कुछ सड़ रहा हो। और तभी मैंने उसे देखा। नजर के कोने से पेड़ों की लकीर के ठीक पार एक आकृति खड़ी थी, एक औरत, लेकिन वो किसी जिंदा इंसान जैसी नहीं हिल रही थी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। वो बहुत दुबली थी, फटे सफेद कपड़ों में लिपटी हुई, जिन पर जंग लगे खून जैसे धब्बे थे। उसके बाल उलझे हुए थे, चेहरे पर गिरे हुए थे, लेकिन मुझे थामे रखने वाली चीज थी उसका मुंह। जहां जीभ होनी चाहिए थी, वहां एक कच्चा गूंजता खालीपन था, जैसे एक गड्ढा हो। उसने धीरे से सिर टेढ़ा किया, जैसे धुंध के पार से मुझे देख रही हो। मैंने पलक झपकाई। वो और करीब आ चुकी थी, फिर और करीब, हमेशा बस इतनी दूर कि छू न सकूं। मैंने ब्रेक पर जोर से पैर मारा। कार कांपी, इंजन बंद हो गया। बाहर बस सन्नाटा था, न कोई सरसराहट, न कदमों की आवाज, न हवा। मैंने गहरी सांस ली। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो औरत गायब हो गई थी। गाड़ी का रियर व्यू कैमरा झिलमिलाया और वहां मुझे कुछ दिखा। नंगे पांव, बिना आवाज के सरकती हुई वो औरत। उसका खाली मुंह एक गूंगी चीख की तरह खुला हुआ। मैंने आंखें बंद कर ली, सिर हिलाया। दोबारा देखा, कुछ नहीं, बस गन्ने की फसल जो मंद हवा में झूम रही थी। मैंने इंजन स्टार्ट किया और तेजी से चल पड़ा। मिठास फिर लौट आई, मुंह में चढ़ती हुई, गले में धीरे धीरे रिसती हुई, जैसे कोई धीमा जहर हो। हर बार जब मैं निगलता, दांतों के नीचे कुछ रेतता, जैसे चीनी के दाने टूट रहे हों। मैंने कांपती उंगलियों से मुंह में हाथ डाला, कुछ खुरदुरा मसूड़ों से घिसा। बाहर निकली एक नुकीली, टूटी हुई चीज। वो एक बच्चे का दांत था। उसकी जड़ें रेशेदार गन्ने की तरह उलझी हुई थीं। मेरा सांस लेना रुक गया जब कार का एसी फिर से कराहने लगा। इस बार उसमें से सिर्फ एक सफेद दीमक निकली, जो धीरे धीरे मेरी बाह पर रेंगती हुई ऊपर चढ़ने लगी। सड़क मेरे नीचे बदलने लगी, गन्ने के खेत पतले होते गए और फिर एक नीम साइन सामने उभरा, जो मोटी रात की हवा में झंझना रहा था। अचानक मील का पत्थर गायब हो गया। उसकी जगह एक टिमटिमाता हुआ बोर्ड दिखा, अमृतसर में आपका स्वागत है। मोटल की नींद लाइट मरी हुई धड़कन की तरह टिमटिमा रही थी जब मैं वहां पहुंचा। जगह थकी हुई लग रही थी, छिला हुआ पेंट, दरारों से भरी खिड़कियां
और एक सीलन भरी बदबू जो भीतर कदम रखने से पहले ही मेरी हड्डियों तक उतर गई। रिसेप्शन पर एक औरत थी। उसकी आंखें ज्यादा स्थिर थीं, ज्यादा सूनी थीं, जैसे बरसों से उसने पलकें नहीं झपकाई हों। उसने बिना कुछ बोले मुझे चाबी थमा दी। मेरे कदमों की गूंज संकरे गलियारे में फैल गई। ऊपर की झिलमिलाती बल्बों की रोशनी दीवारों पर अधूरे कांपते साए डाल रही थी। कमरे का दरवाजा चरमराया, जैसे उसने भी थक कर कराह दी हो। अंदर बासी हवा एक जाल की तरह मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने दरवाजा बंद किया और उस पर पीठ टिका दी। गले में कुछ अटका। लस्सी का स्वाद अभी भी जुबान पर चिपका हुआ था, मीठा, भारी और एक दूसरी त्वचा की तरह लिपटा हुआ। मैंने बाथरूम की लाइट जलाई और सिंक पर झुक गया। शीशा धुंधला हो गया, लेकिन किसी और की सांस से। मैंने कांपती उंगलियों से उसे पोंछा। एक पल के लिए जो परछाई दिखी वो मेरी नहीं थी। वो एक धुंधली स्त्री आकृति थी, गन्ने के नीचे दबी हुई, जिसकी सफेद हथेलियां एक अदृश्य कांच पर चिपकी हुई थीं। फिर शीशा एकदम साफ हो गया। बस मैं था वहां और कोई नहीं। कमरे की हवा ठंडी होने लगी। मेरी सांसें धुंध बनकर सामने जमने लगी, जबकि एसी बंद था। दीवारों से एक धीमी खुरच खुरच की आवाज शुरू हुई, धीमी लेकिन लगातार, जैसे किसी ने नाखूनों से पलस्तर के नीचे कुछ कुरेदना शुरू किया हो। मैंने दरवाजे से कान लगाया, लेकिन बाहर बस सन्नाटा था। वो खरोंचती आवाज रुकी नहीं थी। वो कमरे के चारों ओर घूम रही थी, जैसे मुझे घेरे में ले रही हो। मैं बिस्तर पर लेट गया, पतली सी चादर खुद पर खींच ली, लेकिन नींद अब पराई हो चुकी थी। मेरी आंखें छत के कोने में अटक गईं। वहां कुछ हरकत थी। एक झुंड था, छोटे छोटे सफेद कीड़े थे जो रेंग रहे थे, कांप रहे थे, जैसे जीते जागते चीनी के कण हो। वो न जमीन पर थे न बिस्तर पर। वो हवा में झूल रहे थे, धड़कते हुए से। उनमें से एक दूधिया तरल टपक रहा था, जिसकी गंध बहुत बुरी थी। मैंने उन्हें झटकने की कोशिश की। वो धुएं की तरह उंगलियों से फिसल गए और बढ़ते गए। मुंह में फैली मिठास अब सड़ांध बन चुकी थी। मैंने थूका फर्श पर, लेकिन थूक जम गया, एक गाढ़ा सफेद दलदल बनकर। उस दलदल से धीमी बेचैन फुसफुसाहटें उठने लगी, जैसे जमीन के बहुत नीचे से कोई रो रहा हो। और तभी फोन बजा। मैं जम गया। रिसीवर लटक रहा था, लाइन डेड थी। कोई आवाज नहीं आई, बस एक धीमी लयबद्ध ठक ठक की आवाज, जैसे दूर किसी खेत में गन्ने की डंडियां एक एक करके टूट रही हों। वो आवाज तेज होती गई, इतनी तेज कि कमरे में कुछ और सुनाई नहीं दे रहा था। अचानक बिस्तर कांपने लगा। मेरे नीचे कुछ हिल रहा था। मैं उछलकर खड़ा हो गया, आंखें फटी की फटी रह गईं। गद्दा धंस रहा था, जैसे उसके अंदर कुछ भारी दफन हो। एक ठंडी गीली हथेली चादर के नीचे से बाहर निकली, मेरी तरफ बढ़ती हुई। उसकी त्वचा पीली थी और उसमें गन्ने के रेशे अटके हुए थे। मैं पीछे हटा। दिल जोर से धड़क रहा था। दरवाजा जोर से अपने आप बंद हो गया। मैं उस कमरे में अकेला नहीं था। बिना किसी चेतावनी के लाइट्स चली गईं और कमरा अंधेरे में डूब गया। मेरी सांसें अटक गईं। घबराहट ने मुझे अंदर से नोचना शुरू किया, लेकिन मैंने खुद को खींचा। लड़खड़ाते हाथों से दरवाजे का हैंडल टटोलने लगा। हथेलियां पसीने से तर थीं, जैसे दूध गिरा हो और अब जमने लगा हो। दरवाजा हिला तक नहीं। मेरे पीछे फिर से बिस्तर हिला।
एक धीमी लयबद्ध धड़कन के जैसे उस पतली चादर के नीचे से, जैसे कोई दानव सांस ले रहा हो। अब उस हाथ का कोई नामो निशान नहीं था। हवा गाढ़ी हो गई, मीठी और खट्टी दम घोंटती हुई। दीवारें पसीना बहा रही थीं। दूधिया बूंदें दरारों से लिपटती नीचे बह रही थीं, जैसे किसी भूली हुई पीड़ा के चुप आंसू हो। वो धीमी खटखट फिर सुनाई दी, लेकिन अब उसमें कराहें भी जुड़ गई थीं, दूर, धीमी और दुख भरी। मैं पीछे हटते हटते दीवार से जा टिका। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि सुनाई देने लगा था। आंखें अंधेरे में कुछ देखने की कोशिश करने लगी, और तभी आकार उभरने लगे। लंबे लिपटे हुए साए, रेंगते लहराते, जैसे अनेक विकृत बेलें जमीन से उठ रही हों। वो धीरे धीरे जमीन से दीवारों तक चढ़ रही थी। उनका रेंगना धीमा था, लेकिन थमने वाला नहीं। तभी कोने में एक हल्की रोशनी चमकी, एक बीमार सी पीली रोशनी जो तेज होती गई। वहां एक आकृति थी, जमीन पर गिरी हुई, गन्ने के खेतों की वही औरत। उसका मुंह खुला था, लेकिन उससे कोई आवाज नहीं निकली, सिर्फ एक मौन चीख। उसकी उंगलियां जमीन पर घिसट रही थीं, चिपचिपी सफेद लकीरें छोड़ती हुई। वो ऊपर देख रही थी। उसकी आंखों में एक खाली, झुलसती नफरत थी, जिसने मेरी आत्मा तक जमा दी। धीरे धीरे वो उठने लगी। उसकी हड्डियां चटक रही थीं, जैसे सूखे गन्ने की लाठियां टूट रही हों। वो मेरी ओर बढ़ी, बिल्कुल बिना आवाज के, और जहां वो चलती, जमीन सड़ती चली गई। मैं पीछे हटना चाहता था, पर मेरे पांव जमीन से चिपक चुके थे, जैसे गन्ने की जड़ों ने मुझे जकड़ लिया हो। दीवारें सिकुड़ने लगी, छत नीचे झुकने लगी। मेरा दम घुटने लगा। दूध जैसी बूंदें अब तेजी से गिर रही थीं, मेरी त्वचा पर टपकती हुई, कपड़ों में समाकर तेजाब जैसी जलन छोड़ रही थीं। तभी एक ठंडी फुसफुसाहट मेरे कान के पास लहराई। शब्द अनजाने थे, लेकिन उनमें दुख और गुस्सा था। वो फुसफुसाहट मेरी हड्डियों में उतर गई, एक भूख की तरह। वही भूख जिसने शायद उसे भी खा लिया था। और फिर बिस्तर फट पड़ा, लकड़ी टूट गई, स्प्रिंग्स तड़क गए, गद्दा फटकर बिखर गया। उस मलबे के नीचे से जमीन फटी, मिट्टी बाहर आई, जिसमें सफेद हिलते हुए कीड़े रेंग रहे थे। वो पूरे कमरे में फैल गए, मुझ पर चढ़ने लगे। मैं चिल्लाया, उन्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी त्वचा के नीचे घुसने लगे, मुंह में, कानों में, आंखों में। अब वो मिठास नहीं बची थी, बस राख जैसी कड़वाहट थी। मैं जमीन पर गिर पड़ा, और तभी उस औरत की आवाज अंधेरे में गूंजने लगी, मिठास दफन है, मिठास दफन है। मुझे नहीं पता मैं जाग रहा था या सपना देख रहा था। मैं बस इतना जानता था, मैं फंस चुका था उन अंधीन गन्ने के ख्वाबों के खेतों में। और फिर अंधेरा हो गया। मैं जागा, लेकिन अब मैं अपने कमरे में नहीं था। हवा भारी थी, और उसमें एक सड़ी सी मीठी गंध भरी थी जो मेरे गले को खरोंचने लगी। मेरे नीचे की ठंडी जमीन गायब हो चुकी थी। अब मैं किसी नरम और गीली चीज पर लेटा हुआ था। जमीन मेरे पीठ के नीचे हल्के हल्के धड़क रही थी। मैंने अपनी आंखें खोली तो पाया कि मैं किसी दीवार से नहीं, बल्कि चारों ओर ऊंची ऊंची गन्ने की फसल से घिरा हुआ था, जो हवा में धीरे धीरे झूम रही थी, जिसे मैं महसूस भी नहीं कर सकता था। ऊपर आसमान एक गहरे नीले काले रंग में डूबा हुआ था, भारी और नीचे झुका हुआ, जैसे किसी ढक्कन की तरह मुझे दबा रहा हो। मेरे मुंह में कुछ गाढ़ा, दूधिया और कीचड़ जैसा भर गया था।
सड़ी हुई मिठास का स्वाद खट्टा और धातु जैसा। मैंने थूकने की कोशिश की, लेकिन उसके बदले और ज्यादा वह गाढ़ा तरल मेरे मुंह से बहने लगा, चिपचिपा और गर्म। घबराहट मेरे गले से ऊपर चढ़ने लगी। मैंने हिलने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर सुन्न था, जैसे वो अब मेरा नहीं रहा। तभी मैंने उसे सुना। वह औरत जो इन खेतों के नीचे दफन थी, वह फुसफुसाई, उसकी आवाज सूखी और दरकती हुई। तूने पी लिया, तूने निगल लिया, अब तू फसल का हिस्सा है। गन्ने के बीज की परछाइयों से आकृतियां उभरने लगी, झुकी हुई, कांपती हुई आकृतियां जिनकी त्वचा फीकी थी, चीनी की परत से जमी हुई, और आंखें खोखली जिनमें एक भयानक भूख की चमक थी। वे इंसानों की तरह नहीं चल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे इस दुनिया और अगले के बीच फंसी हों, किसी अंधेरे श्राप से इन खेतों से बांधी गई हों। वे मुझे घेरने लगे। उनकी सांसों में एक साथ खटास और मिठास थी। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक भीगी सी घरघराहट ने ले ली थी, जो ऐसी लग रही थी जैसे जमीन के नीचे बहुत गहराई से आ रही हो। और फिर मैंने महसूस किया कुछ नुकीला और ठंडा मेरे मसूड़ों को काट रहा था। मेरे दांत टूटने लगे, जैसे वे नाजुक शक्कर के टुकड़े हों, एक एक करके ढीले होकर गिरते जा रहे थे। फिर वह औरत का चेहरा बहुत पास आया। उसकी खोखली आंखें मेरी आंखों में झांक रही थीं। वह नीचे झुकी। उसकी सांसों में नम मिट्टी और सड़ा हुआ गन्ना बस गया था। उसने फुसफुसाया, मिठास एक जाल है, तूने जहर निगल लिया, अब तुम यहीं सड़ जाओगे। अंधकार ने मुझे निगल लिया जब गन्ने की फसल मेरे चारों ओर बंद होने लगी। अब मैं कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक राज बन गया था जो इस अनंत गन्ने के नीचे दफन था, जैसे एक स्वाद जो जुबान पर बचा रह गया था, जैसे एक बुरा सपना जो फिर किसी और को परोसा जाने वाला था। और बहुत दूर उस ढाबे का बोर्ड फिर से टिमटिमाया, एक शैतानी चमक के साथ, जो अगले प्यासे यात्री को बुला रहा था अपने घातक वादे के साथ। पहला गिलास मुफ्त, सिर्फ एक बार। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फैंटम पुकार से जुड़िए हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार रात 8 बजे। हम आपका इंतजार करेंगे, बस नजरों से ओझल रहकर।